नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे बढ़िया हैं, मस्त हैं, शानदार हैं और एकदम बेहतरीन हैं। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। आप लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो जल्दी से आ जाएंगे सभी बच्चे और क्लास को कर रहे हैं हम लोग शुरू। तो सभी प्यारे बच्चों को मेरी आवाज़ पहुँच रही है और सभी प्यारे बच्चे क्लास के साथ जुड़ना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आ जाएंगे भाई जल्दी से और क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और क्लास को हम कर रहे हैं शुरू। आवाज़ सभी बच्चों तक पहुंच रही है, वीडियो भी आपको दिखाई दे रही है, ऑडियो में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सब कुछ बढ़िया है। टॉपिक को आगे की तरफ लेकर चलना अब हम करते हैं शुरू, ठीक है। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से थम्स अप कर दीजिए अगर आप रेडी हैं। टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रही हूँ तो आप लोग एकदम से थम्स अप कर दीजिएगा। अगर सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हो तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे और जय भीम, जय भारत। आइए प्यारे बच्चों, तो टॉपिक आप लोगों का कोशिका चल रहा था। कोशिका के अंदर ही कुछ कोशिकांग हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग शुरू करेंगे कुछ नए कोशिकांग। सेल ऑर्गेनल्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो सेल ऑर्गेनल्स में ही हम लोग आज बात करेंगे किसकी? आप लिखेंगे लवक की। आज बात करेंगे लवक, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लास्टिड। आज बात करेंगे हम प्लास्टिड्स की, यानी कि लवक की। मैम, लवक जो होते हैं ये किस में पाए जाते हैं? पादप में या जंतु में? पादप कोशिका में है या जंतु कोशिका में है? तो बहुत बढ़िया, सभी के अंगूठे मुझे दिखने शुरू हो चुके हैं। तो आप सभी बच्चे एकदम रेडी हो पढ़ने के लिए। तो भाई अब हम शुरू कर रहे हैं कोशिकांगों के साथ, ठीक है। कोशिकांग जो हैं आप लोग पढ़ते आ रहे हो 2 क्लासों से, आज ये लास्ट क्लास है कोशिका की। इसके बाद मैं आपको प्लांट्स के बारे में बताना शुरू कर दूंगी। तो हमने पढ़ा पादप कोशिका के अंदर या कोशिकांगों में एक और नई चीज जो है लवक यानी प्लास्टिड। इनकी खोज किसने करी थी? प्लास्टिड की खोज किसने करी थी? प्लास्टिड की डिस्कवरी किसने करी थी? तो आप बताएंगे प्लास्टिड को खोजा था शिम्पर ने, प्यारे बच्चे, ठीक है। या केवल प्लास्टिड की बात कर रहे हैं तो हैकल बताना। हैकल, शिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट को खोजा था, वो बताऊंगी। तो आप लोग बताकर चलेंगे कि किसने खोज करी थी प्लास्टिड की? हैकल नाम के साइंटिस्ट ने। अब मैडम ये किस में पाए जाते हैं? तो आप लिखेंगे केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो ये हमारे अंदर नहीं है, ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो ये प्लास्टिड होते हैं ये किस में पाए जाते हैं? पादप कोशिका में पाए जाते हैं। क्लियर? तो लिखेंगे प्रेजेंट ओनली, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो भाई जो पादप कोशिका है ये केवल उसमें आपको देखने को मिलते हैं, केवल प्लांट सेल में है। अब मैम पादपों के अंदर ये क्या काम करते हैं? तो रंग प्रदान करते हैं। भाई तुम देखते हो ना, जो पौधे होते हैं वो रंग बिरंगे फूल खिलाते हैं। भाई पौधों के ऊपर रंग बिरंगे फल लगते हैं, रंग बिरंगी सब्जियां लगती हैं, रंग बिरंगे होते हैं जो पौधे होते हैं। तो इनके अंदर ये जो रंग आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? आप बताएंगे लवक के कारण। तो जो लवक होते हैं, ये जो प्लास्टिड होते हैं, ये पौधों में रंग देने का काम करते हैं, रंग प्रदान करना इनका काम होता है। तो ये क्या करते हैं? आप बताएंगे प्रोवाइड कलर, पौधों को रंग देने का काम करते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा कि वो कौन से कोशिकांग है जो पौधों को रंग प्रदान करते हैं, तो आप लोग आंसर लगा के आओगे लवक यानी कि प्लास्टिड। अब ये जो प्लास्टिड होते हैं या ये जो लवक होते हैं ये कितने प्रकार के हैं भाई? तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं प्यारे बच्चों। तो इनके टाइप्स अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं लवक के। तो हम लोग पहला कोशिकांग आज की क्लास में जो शुरू कर रहे हैं वो है प्लास्टिड यानी लवक। लवक की खोज करी थी हैकल जी ने। लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, हमारे अंदर ये नहीं है। पादप कोशिका में ये क्या करते हैं? तो रंग प्रदान करना होता है इनका कार्य। ये कलर प्रोवाइड कराते हैं पौधों को। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के।
कौन कौन से होते हैं? तो आप पहले नंबर पर लिख सकते हो, ये होते हैं हरित लवक। नाम आपने सुना होगा, हरित लवक, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। तो पहले नंबर पर पढ़ेंगे हरित लवक को। दूसरे नंबर पर कौन से होते हैं? तो दूसरे नंबर पर होते हैं, यहीं पर डॉट लगाकर लिख रही हूं, क्रोमोप्लास्ट। दूसरे नंबर पर होते हैं क्रोमोप्लास्ट। मैम इनको हिंदी में बोलेंगे, इनको बोला जाता है वर्णी लवक। हिंदी में बोलते हैं इनको वर्णी लवक, ठीक है। और तीसरे नंबर पर होते हैं बेटा, तीसरे नंबर पर होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, तीसरे नंबर पर हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, या हिंदी में इनको एवर्णी लवक का नाम से बोला जाएगा, तो एवर्णी लवक लिखना, एवर्णी लवक। हिंदी में बोलते हैं इनको एवर्णी लवक। तो ये 3 प्रकार के लवक होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? सबसे पहले हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, दूसरे नंबर पर क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक, और तीसरे नंबर पर है ल्यूकोप्लास्ट यानी कि एवर्णी लवक, ठीक है। चलो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हरित लवक के बारे में। प्यारे बच्चों, हरित लवक जो होता है, नाम से ही पता चल रहा है हरित। हरित मतलब ग्रीन, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये पौधों को कैसा रंग देते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये पौधों को हरा रंग देते हैं। तो इनका काम क्या होता है? पौधों को हरा रंग देते हैं, हरा रंग प्रदान करते हैं। तो पेपर में आएगा कि कौन से लवक हैं जो पौधों को हरा रंग प्रदान करते हैं, आप बताएंगे हरित लवक। तो सबसे पहले हम हरित लवक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हरित लवक जो होता है ये पौधों को कैसा रंग देता है? हरा रंग देता है, ठीक है। ये पौधों को कैसा रंग देगा? ग्रीन कलर। तभी तो इसको हम लोग बोलते हैं हरित लवक, मतलब हरित का मतलब हरा रंग देते हैं ये। इनकी खोज किसने करी? तो इनकी खोज करी थी शिम्पर ने। इनकी खोज के बारे में कभी कभी पूछ लेता है। इनकी जो खोज करी थी वो करी थी शिम्पर नाम के साइंटिस्ट ने। किसने प्यारे बच्चे? शिम्पर ने करी थी इनकी खोज, शिम्पर ने, ठीक है। तो अच्छा खासा नाम है शिम्पर। शिम्पर जी ने इनको खोजा था हरित लवक को। हरित लवक पौधों में कैसा रंग देंगे? हरा रंग। ये कहाँ पाए जाते हैं पौधों के अंदर? तो ये पत्तियों में पाए जाते हैं। प्यारे बच्चे, पत्तियां ही तो हरे रंग की होती हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पौधों के अंदर हरित लवक कहाँ होते हैं, आप बताएंगे पत्तियों में। या पत्ती में कौन सा लवक पाया जाता है, तो आप कहेंगे हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पत्ती में होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तो हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट पौधों को हरा रंग देते हैं और इनकी खोज शिम्पर ने करी थी। और प्यारे बच्चे, ये कहाँ होंगे पौधों के अंदर? पत्तियों में मिलते हैं, ये लीव्स में, ठीक है। अब ये जो हरित लवक होते हैं यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, इनके अंदर एक वर्णक पाया जाता है। इनके अंदर क्या पाया जाता है? एक वर्णक पाया जाता है इनके अंदर। वर्णक बोले तो एक पिगमेंट पाया जाता है इनके अंदर। जैसे भाई मैंने कहा था कि हमारे खून में एक पिगमेंट है हेमोग्लोबिन, जो हमारे खून का रंग लाल करता है। वैसे ही ये जो हरित लवक है, इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है। उस पिगमेंट का नाम आपको पूछेगा तो आप बताओगे पर्णहरित, आप बताओगे पर्णहरित। तो बड़े ध्यान से सुनना, देखो, हरित लवक के अंदर पाया जाता है पर्णहरित, ठीक है। हरित क्या है? हरित लवक एक लवक है, प्लास्टिड है। लेकिन ये क्या है? ये एक पिगमेंट है यानी वर्णक है। तो ये पौधों को हरा रंग दे रहा है। तो हरा रंग किसके कारण दे रहा है? इसी के कारण, पर्णहरित के कारण। पर्णहरित को बोलते हैं क्लोरोफिल। अब आपने क्लोरोफिल का नाम भी जरूर सुना होगा। तो क्लोरोफिल जो होता है, ये पौधों के अंदर एक ऐसा पिगमेंट है जो कि पौधों को कैसा रंग देता है, आप बताएंगे हरा रंग। तो ये जो हरित लवक है पौधों को हरा रंग दे रहा है, किसके कारण? इसी के कारण, पर्णहरित के कारण। जैसे मैं कहूं आपके खून का रंग लाल है, किसके कारण लाल है? हेमोग्लोबिन के कारण। तो हेमोग्लोबिन हो गया आपके खून का वर्णक। वैसे पौधों में जो हरा रंग है
वो हरा रंग किसके कारण है? इसी के कारण। और ये कहाँ पाया जाता है? इसके अंदर, हरित लवक के अंदर। मान लो ये है हरित लवक, मान लीजिए ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ऐसे करके। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसी के अंदर आपको देखने को मिलता है पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या काम करेगा? एक तो हरा रंग देगा ही देगा, दूसरा इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक। ये है पौधों का प्रकाश संश्लेषी वर्णक। यानी पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण जब करेंगे इसी के कारण करेंगे, इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक। इसको कहा जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये पौधों का, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है बेटा। समझ में आ गई बात? तो ये पौधे जब अपना खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, तो यही है जो काम करता है सनलाइट को पकड़ने का। कैसे मैडम जी? तो मान लीजिए पौधे कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, पौधे क्या कर रहे हैं बेटा? प्रकाश संश्लेषण। पौधे कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं पौधे, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, पौधे कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। अब पौधों ने क्या करा? पौधों ने ले ली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली पौधों, 6CO2, या सीधा सीधा हम 12 इनके मॉलिक्यूल समझ सकते हैं। प्लस पौधों को चाहिए प्यारे बच्चे क्या? पानी के मॉलिक्यूल, पानी चाहिए भाई। आपको पता है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और किसके उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पर वर्क करता है क्लोरोफिल, यहाँ पर काम करेगा क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो ये उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं बेटा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाते हैं ये, ठीक है। तो जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसी को कहते हैं हम फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। C6H12O6 बनाएंगे पौधे, साथ में ऑक्सीजन निकालेंगे और साथ में पानी भी थोड़ी मात्रा में निकालते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या? इसी रिएक्शन को हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से, ठीक है। यही है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में किसकी जरूरत पड़ती है? क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए क्लोरोफिल को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो पौधे अपने लिए अपना खाना भी नहीं बना पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में फिर होगी नहीं। भैया आपका कमेंट आ रहा है मेरे पास, गेमर जी आपका कमेंट आ रहा है, ठीक है। हाँ बिजली चमक रही है, तो भैया थोड़ी बिजली यहाँ भी भेज दो, बारिश वारिश करवा दो यहाँ भी। तो बात समझ में आ गई? तो इतना याद रखोगे आप लोग किसके बारे में? हरित लवक के बारे में, ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल के बारे में। अब एक चीज और याद रखनी है क्लोरोफिल के बारे में। जो क्लोरोफिल है ना, ये भी प्यारे बच्चे दो झिल्ली का बना होता है, यानी ये भी कैसा है? दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली पाई जाती है इसके ऊपर भी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पर दोहरी झिल्ली थी, वैसे इस पर भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है। तो ये भी दोहरी झिल्ली का बना है, डबल मेम्ब्रेन है इसके पास भी, डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके पास भी क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन। और इसके पास भी डीएनए है, ये मैंने आपको लिखवाई दिया था जब माइटोकॉन्ड्रिया कराया था, तो बताया था कि हरित लवक में भी होता है डीएनए। तो इसके पास ये भी दो झिल्ली से घिरा होता है। अब इसके अंदर जब आप देखोगे तो ऐसा दिखता है, देखो क्लोरोप्लास्ट। अगर मैं आपको क्लोरोप्लास्ट की फोटो दिखाऊं तो ऐसा दिखता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो तुम्हें ऐसा दिखेगा, देखो। तो क्लोरोप्लास्ट ऐसा सा दिखता है बेटा, ऐसी सी संरचना होती है क्लोरोप्लास्ट की। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, देखो ऐसी सी संरचना होती है क्लोरोप्लास्ट की। अब इसमें तुम्हें अंदर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर नजर आएंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर की तरफ, ये वीडियो है शायद। तो ये है प्यारे बच्चे क्लोरोप्लास्ट, ऐसा सा दिखता है आपको क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है। इसमें अंदर की तरफ तुम्हें ये जो दिख रहे हैं ना, ये सिक्के के जैसी संरचनाएं जो रखी हुई है, ये ये सिक्के के जैसी संरचनाएं जो हैं, इनको क्या कहा जाता है? ये पूछ लेगा। तो इनको कहते हैं बेटा ग्रैनम। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं ग्रैनम। क्या कहेंगे? ग्रैनम। तो ये ग्रैनम है
और यहाँ पर ये जो अंदर पीला पीला सा भरा हुआ दिख रहा है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, तो ग्रैनम और स्ट्रोमा से भी प्रश्न आपको आएंगे। चलो दिखाती हूँ दूसरी फोटो में, यहाँ पे फोटो क्लियर नहीं है ये, इससे दूसरी फोटो जो है वहां दिखाती हूँ। तो अब आप देखेंगे दूसरी फोटो क्लोरोफिल की, क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट के जब डायग्राम्स की हम लोग बात करते हैं तो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, ये वाला फोटो एक बार आप देखेंगे। देखो ये क्लोरोप्लास्ट का फोटो है, ठीक है। इस फोटो को जब आप देख रहे हो तो इस फोटो में आपको ये जो गोल गोल सिक्के के जैसी संरचना दिख रही है, इनको हम लोग कह देते हैं ग्रैनम। प्यारे बच्चे, क्या कहते हैं इनको? ग्रैनम। जब ये सिक्के के जैसी संरचना एकदम इकट्ठी है, बहुत सारे सिक्के रखे हैं, तो इकट्ठा तो ग्रैनम बोल देते हैं। लेकिन जब ये अकेले है, मान लो ये एक ही है, मान लो ये एक ही है, तो इसको हम थाइलोकोइड बोल देते हैं, थाइलोकोइड। फिर इसको हम थाइलोकोइड बोल देते हैं। तो जब थाइलोकोइड थाइलोकोइड बहुत सारे इकट्ठे रखे हुए हैं तो उसको हम ग्रैनम बोल देते हैं, ठीक है, ग्रैनम। और मैम ये क्या है अंदर की तरफ जो है? तो अंदर की तरफ है प्यारे बच्चे स्ट्रोमा। देखो ये वाला, ये पूरा पूरा पीला का पीला भाग जो दिख रहा है अंदर, ये है स्ट्रोमा, ठीक है। ये तरल होता है स्ट्रोमा, ये तरल भाग है, तरल है ये स्ट्रोमा, तरल भाग है ये किसके अंदर? हरित लवक के अंदर। अब मैम यहां से एक क्वेश्चन बनेगा स्ट्रोमा से और ग्रैनम से, तो आ जाओ क्या प्रश्न बनेगा मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आइए क्या प्रश्न बनेगा, आपको पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण जब होगा, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, तो फोटोसिंथेसिस दो तरीके से होता है, फोटोसिंथेसिस दो तरीके से होता है। एक होता है प्रकाशीय अभिक्रिया और एक होगी अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो एक है प्रकाशीय अभिक्रिया, आपको पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, यानी लाइट रिएक्शन जो धूप में होगी वो कहाँ होती है? तो होती तो दोनों हरित लवक में है। भाई ये हरित लवक है, ये हरित लवक है, ये इसके अंदर सिक्के के जैसी संरचना रखी हुई है, ये रही, ये बहुत सारे सिक्के की जैसी संरचना है, इनको कहते हैं ग्रैनम। क्या कहते हैं बेटा? इनको ग्रैनम कहते हैं, ग्रैनम, ठीक है, ग्रैनम कहा जाता है इनको। अब इसके अंदर एक तरल भर रहा है, भाई लो ये भर रहा तरल, ये इसके अंदर एक तरल भर रहा है पूरा, इस तरल को कहते हैं स्ट्रोमा, इस तरल को कहते हैं स्ट्रोमा। तो आपको पूछेगा कि जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो प्रकाश संश्लेषण दो तरीके से होता है, एक प्रकाशीय अभिक्रिया के रूप में होगा और एक अप्रकाशीय अभिक्रिया के रूप में होगा, एक अप्रकाशीय अभिक्रिया के रूप में होगा, अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो आपको पूछेगा कि बताओ, इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, वही अंधेरे में होती है ये रिएक्शन, इसीलिए डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? तो ये होती है बेटा ग्रैनम के अंदर। ये कहाँ होगी? ग्रैनम में। ये कहाँ होगी बेटा? ग्रैनम के अंदर होगी। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ कहाँ होती है? ग्रैनम में। ग्रैनम कहाँ है? ये रे ग्रैनम। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होगा प्रकाश वाला, यहाँ सूर्य का प्रकाश आएगा, लाइट आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर प्रकाश वाली प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्रैनम में होती है। और पूछ ले अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? तो अप्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। कहाँ होगी प्यारे बच्चे? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा जो है वो ये जगह है जो तरल भरा हुआ है, तो यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंचता, इसीलिए यहाँ पर होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। बस आपको ये पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक, तो ये दो पॉइंट और याद रखना है कि प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होगी? ग्रैनम में, और अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होगी? स्ट्रोमा में। ठीक, चलो अब आगे बात करते हैं। तो दूसरे प्रकार का क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। हरित लवक हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। तो प्यारे बच्चों, जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसके बारे में आपको क्या पढ़ना है? आ जाओ हेडिंग डालो क्रोमोप्लास्ट। दूसरा टाइप पढ़ेंगे
क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्णी लवक, वर्णी लवक। तो प्यारे बच्चे ये पौधों में ना हरे रंग को छोड़कर सारे रंग देता है। तो लिख लेना हरे रंग को छोड़कर, हरा रंग तो अभी अभी हमने पढ़ा, हरित लवक ने दे दिया था। बाकी हरे रंग को छोड़कर जितने भी आप पौधों में रंग देखते हो, हरे रंग को छोड़कर सभी रंग प्रदान करता है, सभी रंग प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हरे रंग को छोड़कर बाकी सारे रंग प्रदान करता है ये पौधों को। क्लियर हो गई बात। तो हर आपको पेपर में पूछेगा कि कौन सा वर्णक है जो हरे रंग को छोड़कर सारे रंग, संतरी, नीला, काला, पीला, पिंक, गुलाबी, पर्पल, जितने रंग के फल फूल तुम देखते हो वो सारे के सारे रंग यही देता है पौधों के अंदर, वर्णी लवक, ठीक है। तो लिखेंगे प्रोवाइड ऑल कलर, प्रोवाइड ऑल कलर एक्सपेक्ट ग्रीन कलर, ठीक है। तो ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी सारे रंग देता है ये पौधों को। ठीक भाई, समझ में आ गई बात। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैम ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पौधों के अंदर फल और फूल में पाया जाता है। जैसे हरित लवक पत्तियों में पाया जाता था, ये कहाँ पाया जाता है? फल और फूल में। तो ये फ्रूट्स के अंदर मिलेगा। भाई फ्रूट्स ही तो रंग बिरंगे होते हैं, जैसे सेब लाल होता है, हरा होता है, ऐसे केला पीला होता है, आम भी पीला होता है। अलग अलग रंग के फल खाते हो आप और अलग अलग रंग के फूल खिलते हैं। तो ये फल और फ्लावर के अंदर होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाएगा? फ्रूट्स एंड फ्लावर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से कुछ चीजें पूछी जाएंगी, जैसे कि आपको पूछ ले कि जो सेब होता है, सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? सेब लाल रंग का जो होता है, एप्पल का जो रेड कलर होता है, एप्पल रेड कलर, तो एप्पल का जो रेड कलर है वो किसके कारण है आपको पूछ ले, तो आप बताएंगे कि सेब का लाल कलर होता है एंथोसाइनिन के कारण। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन क्या है? ये भी एक वर्णक है, एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन के कारण सेब का रंग होता है लाल, ठीक है। भाई टमाटर का लाल रंग पूछ ले, टमाटर, टमाटर जब कच्चा होता है तो वो हरा होता है, तो जब तक वो हरा है तो उसमें हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन जब वो पक जाएगा तो उसका लाल रंग हो जाएगा। टमाटर भी लाल रंग का होता है, रेड कलर ऑफ टोमेटो। आपको पूछे रेड कलर ऑफ टोमेटो किसके कारण होता है, तो टोमेटो का जो रेड कलर होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन, लाइकोपीन भी एक वर्णक है बेटा, लाइकोपीन के कारण, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकता है आप लोगों को कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, आप कहेंगे लाइकोपीन के कारण, ठीक है। आपको पूछ ले गाजर का नारंगी रंग, गाजर नारंगी रंग की होती है भाई, गाजर का नारंगी रंग, गाजर का नारंगी रंग, गाजर नारंगी रंग की होती है। तो गाजर का जो कैसा कलर है? ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट। तो ये किसके कारण होता है? कैरोटीनॉइड के कारण। किसके कारण? कैरोटीनॉइड के कारण, कैरोटीनॉइड के कारण, ठीक है, कैरोटीनॉइड के कारण। तो कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो गाजर का कैसा रंग देते हैं? नारंगी रंग देते हैं। ऐसे करके आपको चीजें पेपर में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। हाँ बेटा, ठीक है भाई, अब आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। चलो, तो ये चीजें आपको पूछी जाएंगी। अब तीसरी चीज की बात करेंगे। तीसरा वर्णक कौन सा है? तो तीसरा वर्णक है प्यारे बच्चे, अब हम लोग बात कर कर चलेंगे ल्यूकोप्लास्ट की। अब हम बात करेंगे किसकी? ल्यूकोप्लास्ट की, एवर्णी लवक की। तो ये पौधों को देता है सफेद रंग, तो इसके बारे में लिख लेना, एवर्णी लवक क्या काम करता है। तो तीसरा अब हमें पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये क्या करता है? ये देता है पौधों को सफेद रंग। तो ये क्या करता है? पादपों को सफेद रंग देता है।
आप बताएंगे पादपों को सफेद रंग देता है, सफेद रंग। ठीक है, सफेद रंग प्रदान करना, इसका कार्य होता है सफेद रंग प्रदान करना। क्लियर? तो लिखेंगे प्रोवाइड, ये क्या करेगा बेटा? प्रोवाइड वाइट कलर, ये वाइट कलर देता है इसको, पादपों को। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो भैया ये कहाँ पाया जाता है मैडम? तो ये पाया जाता है जड़ों के अंदर, ये जड़ों में पाया जाता है और बीज में पाया जाता है। जड़ और बीज का कोई कलर नहीं होता, आपने देखा है। तो जड़ों और बीज में पाया जाता है ये। तो आपने एक बार सीखा कि जो हरित लवक थे वो तो हरा रंग दे रहे थे, पत्तियों में पाए जाते थे, उनके अंदर पाया जा रहा था क्लोरोफिल, है ना? पढ़ा था ना? फिर हमने पढ़ा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हरे रंग को छोड़कर सारे रंग दे रहा था, और कहाँ पाया जाता था? फल और फूल में। और जैसे आपने पढ़ा सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, टमाटर का लाइकोपीन के कारण, कैरोटीनोइड गाजर का नारंगी रंग करते हैं, ऐसे करके। अब हम पढ़ रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट पौधों को सफेद रंग देते हैं, और कहाँ होते हैं? जड़ों और बीज में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ मिलेंगे? रूट एंड सीड में आपको मिलते हैं। ठीक है, जड़ में और रूट में मिलते हैं बेटा, तो सीड में, बीज में मिलते हैं। अब इनके बारे में एक और लास्ट पॉइंट ये कि प्यारे बच्चे पौधों में ना भोजन का संचय भी करते हैं, भोजन संचय करते हैं, भोजन संचय का कार्य करते हैं। तो ये पौधों में ना फूड स्टोरेज भी करते हैं। ठीक है, तो भोजन संचय का कार्य करते हैं ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। तो लिखना फूड स्टोरेज करते हैं, फूड स्टोरेज। तो पौधों के अंदर ये भोजन संचय का कार्य भी करते हैं। ठीक भाई, है ना? तो मैंने अब आपको 2-3 बार रिवाइज करा दिया है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया भाई, मिलने जरूर आना सिलेक्शन लेने के बाद सभी प्यारे बच्चे। सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो कोई नहीं, कभी भी मिलने आ सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे, तो ये हो गए आपके सारे के सारे प्यारे बच्चे लवक। अब यहाँ से ना एक चीज और याद रखना, ये जो क्लोरोफिल था ना, ये जो क्लोरोफिल था, इसके अंदर एक धातु पाई जाती है, इसके अंदर एक मेटल होती है बेटा, वो है मैग्नीशियम। तो कभी भी आपको पेपर में पूछेगा कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, तो बताना मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम नाम की एक धातु पाई जाती है क्लोरोफिल के अंदर। ठीक है, तो क्लोरोफिल के अंदर एक धातु पाई जाती है जिसका नाम है मैग्नीशियम। अब हम आगे बात करेंगे, अब हम पढ़ेंगे अगले पॉइंट को। अगला जो चीज है कोशिका के अंदर वो है क्रोमोजोम, वो है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम जिनको बोलते हैं गुणसूत्र। तो प्यारे बच्चे अब बात करेंगे लास्ट भाग की, जो है गुणसूत्र। तो गुणसूत्र जो होते हैं इनकी खोज किसने करी थी? तो गुणसूत्र की खोज या डिस्कवरी करी थी वॉल्डेयर ने। किसने प्यारे बच्चे? तो बताएंगे वॉल्डर नाम के साइंटिस्ट। ठीक है, वॉल्डेयर या वॉल्डर इनको बोल देते हैं, इन्होंने गुणसूत्र को खोजा था, वॉल्डर या वॉल्डेयर। ठीक है, अब मैम गुणसूत्र जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? तो गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं प्यारे बच्चे, लिंग का निर्धारण, यानी कि ये बताते हैं कि कौन लड़का होगा और कौन लड़की होगी। तो लिंग का निर्धारण करती हैं जो गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, लिंग का निर्धारण करते हैं जो गुणसूत्र होते हैं, ये बताते हैं कि कौन बच्चा लड़का पैदा होगा और कौन लड़की। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ये करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, जो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करते हैं, तो आप बताओगे गुणसूत्र। ठीक, अब मैम कैसे करते हैं, या अगर हम बात करें तो मानव जो होता है हमारे शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? ह्यूमन के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? आप कहोगे हमारे शरीर में जो कुल गुणसूत्र हैं, टोटल संख्या जो है गुणसूत्रों की, तो हमारे शरीर में जो कुल गुणसूत्र हैं बेटा, उनकी संख्या कितनी है? टोटल क्रोमोसोम कितने हैं हमारे शरीर में? तो हम कहेंगे हमारे शरीर में टोटल क्रोमोसोम है 46।
कितने हैं भाई? 46। हमारे शरीर की हर कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं। टोटल गुणसूत्र कितने हैं हर कोशिका में? 46 हैं। अगर मैम 46 के जोड़े बना दिए जाएं तो जोड़े कितने हैं? अगर आपको पूछ ले कि गुणसूत्रों के जोड़े कितने हैं, कितने पेयर हैं, तो मुझे जल्दी से सभी बच्चे बताना जरा। अगर आप 46 के जोड़े बनाओ तो कितने जोड़े बैठेंगे? अगर आप 46 को दो दो के पेयर में बांट दो तो कितने जोड़े बनेंगे? जल्दी बताओ। अगर हमारे शरीर में कुल गुणसूत्र 46 हैं तो अगर इनके जोड़े बनाने बैठूं तो कितने जोड़े बनेंगे? आप कहोगे मैम 23 बनेंगे। तो कितने बनेंगे भाई? 23। तो कभी भी पूछे हमारे शरीर में कुल गुणसूत्र कितने हैं तो बताना 46, और पूछे जोड़े कितने हैं तो जोड़े बताना 23। जोड़े बनेंगे भाई 23। बहुत बढ़िया, 23 जोड़े बनेंगे। अब इन 23 जोड़ों को हमने दो भागों में बांट दिया है। अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में जो जोड़े हैं गुणसूत्रों के 23, इनको हमने कितने भागों में बांट दिया है? दो भागों में बांट दिया है। कैसे कैसे? तो भैया एक जोड़े को कहते हैं हम लोग दैहिक गुणसूत्र। क्या कहेंगे? दैहिक गुणसूत्र। क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? दैहिक गुणसूत्र कहेंगे। यानी कि सोमैटिक क्रोमो, ये इनको कहेंगे हम लोग ओटोसोम। ओटोसोम क्या कहेंगे? ओटोसोम कहेंगे बेटा। और दूसरे होंगे लिंग गुणसूत्र। दूसरे होंगे लिंग गुणसूत्र। तो 23 जोड़ों को दो भागों में बांट दिया। किस किस में? एक होंगे लैहिक गुणसूत्र जिनको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम इंग्लिश में, और दूसरे होंगे लिंग गुणसूत्र जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या एक और नाम है इनका, इनको हम ऑलोसोम भी बोलते हैं। ऑलोसोम। ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इन 23 जोड़ों में से कितने जोड़े ऐसे हैं जो ऑटोसोम कहलाते हैं और कितने जोड़े ऐसे हैं जो लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, यानी ऑलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो मैंने क्या कहा? हमारे शरीर में 23 गुणसूत्रों के जोड़े हैं, जिसमें से 1 से लेकर 22 तक के जो जोड़े हैं इनको हम कहते हैं 1 से 22 तक के जोड़े, इनको हम लोग कहते हैं बेटा ऑटोसोम। पेपर में प्रश्न आएगा कि कितने से कितने तक के गुणसूत्रों के जोड़ों को ऑटोसोम कहते हैं, तो बताना 1 से 22 तक के जोड़े ऑटोसोम है। फॉर एग्जाम्पल, ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। मान लो ये है गुणसूत्रों के जोड़े आपके शरीर में। ठीक है, ये है गुणसूत्रों के जोड़े। अब ये वाला पहला जोड़ा है गुणसूत्रों का, ये पहला जोड़ा है ना। और ये वाला है, कितने बना दिए मैंने? 23 बनाने थे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 बनाने हैं ना। 23 जोड़ी होते हैं, तो 23 जोड़े हो गए ये गुणसूत्रों के। ठीक। और ये वाला है 22वां गुणसूत्रों का जोड़ा। बिल्कुल सही बात, ये पहला गुणसूत्रों का जोड़ा है, ये 22वां गुणसूत्रों का जोड़ा है। तो जितने भी आप काउंट करके आओगे 1 से 22 तक के जो जोड़े हैं ना, इनको कहते हैं दैहिक गुणसूत्र। यानी जिन जिन पर मैं रेड रेड निशान लगा रही हूं, ये तुम्हारे दैहिक गुणसूत्र हैं। ये तुम्हारे दैहिक गुणसूत्र हैं प्यारे बच्चे। जहां जहां मैंने रेड रेड निशान लगाया है, ये तुम्हारे दैहिक गुणसूत्र हैं। तो तुम्हारे शरीर में 1 से 22 तक के जो जोड़े हैं उनको कहते हैं दैहिक गुणसूत्र। ठीक है। तो पेपर में आएगा गुणसूत्रों के 23 में से कितने जोड़े दैहिक गुणसूत्र हैं, तो बताना 1 से 22 तक के। और बचा कौन सा जोड़ा? बचा एक जोड़ा जिसको मैं ग्रीन कलर से निशान लगा रही हूँ, ये है 23वां जोड़ा। ये है 23वां। तो केवल 23वें जोड़े को कहते हैं ओलोसोम। केवल 23वां जोड़ा जो होगा उसको कहा जाता है ओलोसोम। ओनली 23rd पेयर, ओनली 23rd पेयर को कहते हैं ओलोसोम या लिंग गुणसूत्र। क्यों कहते हैं 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र, और क्यों कहते हैं इनको 1 से 22 तक के जोड़ों को हम ओटोसोम?
तो प्यारे बच्चे, आप अगर किसी की भी बात करें, मान लीजिए कोई लड़का है ना, कोई लड़का है, अगर उसके शरीर में मैं 1 से 23 गुणसूत्रों के जोड़ 1 से 22 गुणसूत्रों के जोड़ों को देखूं तो मुझे एक्स एक्स ही दिखाई देंगे। अगर मान लो कोई गर्ल है, कोई लड़की है, उसके शरीर में मैं देखूं 1 से 22 तक के गुणसूत्रों के जोड़े, तो मुझे उसके शरीर में भी ये एक्स एक्स नजर आएंगे। यानी 1 से 22 तक के गुणसूत्रों के जोड़े, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों के शरीर में समान है। जितने भी लड़के क्लास देख रहे हैं उनके शरीर में भी 1 से 22 तक के जोड़े एक जैसे हैं, एक्स एक्स ही हैं। और जितनी लड़की क्लास देख रही है उनके शरीर में भी 1 से 22 तक के जोड़े एक्स एक्स है। यानी ये लड़का और लड़की में समान होते हैं बेटा, ये लड़का और लड़की में क्या होंगे, सेम होंगे। इसीलिए इनको कहते हैं दैहिक गुणसूत्र। ये लड़का और लड़की में समान होंगे। फिर मैम कैसे पता चलेगा कि कौन लड़का है कौन लड़की? तो ये बात बताएगा 23वां जोड़ा। 23वां जोड़ा लड़कों में अलग हो जाता है और लड़कियों में अलग हो जाता है। अगर हम 23वां जोड़ा, अगर मैं किसी लड़के का 23वां जोड़ा देखूंगी, अगर मैं किसी सॉरी, अगर मैं किसी बॉय का 23वां जोड़ा देखूंगी तो मुझे एक्स और वाई नजर आएगा। वो तो लड़कों के अंदर 23वां जोड़ा एक्स और वाई बन जाता है। और अगर लड़की की बात की जाए तो गर्ल के अंदर ये 23वां जोड़ा एक्स एक्स ही रहता है। यानी लड़की की बात करें तो 1 से 23 तक के जोड़े एक्स एक्स ही होते हैं लड़की में, लेकिन लड़कों में 1 से 22 तक के एक्स एक्स होंगे और 23वां जोड़ा एक्स वाई होगा। तो जिसका 23वां जोड़ा एक्स वाई बन जाता है वो फिर लड़के पैदा होते हैं। ठीक है, वो फिर लड़के पैदा होते हैं। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, तो ये कहानी होती है। इसीलिए इसको कहते हैं लिंग गुणसूत्र, इसीलिए 23वें जोड़े को कहते हैं लिंग गुण, क्योंकि यही करता है लिंग का निर्धारण। क्योंकि यही लड़कों के अंदर एक्स वाई बन जाएगा तो पहचान हो जाएगी ये लड़का है, और लड़की में ये एक्स एक्स ही रह जाएगा तो पहचान हो जाएगी लड़की है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये गुणसूत्रों के बारे में आपको पढ़ना था, ऐसे करके आपको गुणसूत्र पढ़ने थे। ठीक, अब एक और लास्ट पार्ट जो आपको मुझे पढ़ाना है कोशिका के अंदर, वो है प्यारे बच्चे, आप पढ़ेंगे वैक्यूल। तो एक और लास्ट पार्ट जो कोशिका में पढ़ेंगे, वैक्यूल, रिक्तिका जिसको बोलते हैं, रिक्तिका। ये क्या है भाई? तो रिक्तिका कोशिका के अंदर खाली स्थान होता है। तो क्या है ये? कोशिका के अंदर खाली स्थान, कोशिका में खाली स्थान, कोशिका के अंदर ये खाली स्थान है। ठीक है, कोशिका के अंदर खाली स्थान, एम्प्टी स्पेस है बेटा, एम्प्टी स्पेस इन सेल। तो कोशिका के अंदर खाली जगह जो होती है उसी को कहते हैं रिक्तिका। अब इस खाली जगह में क्या होता है? इस खाली जगह के अंदर क्या भरा रहता है? एक रस भरा रहता है, रस भरा रहता है। इस खाली जगह में एक रस भरा रहता है। ठीक है, जिसे कोशा रस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? कोशा रस कहते हैं, जिसे कोशा रस कहते हैं। तो ये भी आपको पूछा जाएगा कि कोशिका के अंदर एक खाली जगह है जिसमें एक तरल भरा रहता है, उस तरल को क्या कहते हैं? कोशा रस कहते हैं। तो यहाँ पर अ फ्लूइड फिल्ड हेयर, अ फ्लूइड फिल्ड हेयर, यहाँ पर एक फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, इट इज नोन एज, इट इज नोन एज, जिसे हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज सेल सैप। इसको किस नाम से जानेंगे? सेल सैप के नाम से जानते हैं। इसे कहते हैं सेल सैप यानी कोशा रस। ठीक है, ये क्या करता है वैक्यूल? ये क्या करता है? तो कोशिका का स्फीति दाब बनाता है, कोशिका का स्फीति दाब बनाता है। ठीक है, स्फीति दाब बनाता है, ये कोशिका का स्फीति दाब बनाता है। पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि कोशिका का स्फीति दाब बनाने वाला कोशिकांग कौन सा है? आप बताओगे वैक्यूल। तो लिखोगे बैलेंस टर्गिडिटी, बैलेंस टर्गिडिटी ऑफ सेल,
तो ये सेल की टर्गिडिटी बनाता है, टर्गिडिटी प्रेशर। ठीक है, ये क्या होता है? टर्गिडिटी प्रेशर क्या होता है? स्फीति दाब क्या होता है मैडम? तो प्यारे बच्चों मान लो ये कोशिका है ना, ये कोशिका है और ये है कोशिका में वैक्यूल, ये रहा। ठीक, अब जब कोशिका के अंदर पानी ज्यादा हो जाता है, कोशिका में पानी हो गया ज्यादा, तो ये ज्यादा पानी सारा का सारा इसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर सारा पानी इस वैक्यूल में आ जाता है। इसी से बनता है कोशिका का स्फीति दाब। तो कोशिका के अंदर जितना भी अतिरिक्त तरल है वो सारा इसी में भर जाता है जाकर रिक्तिका में, इसी को कहते हैं स्फीति दाब। ठीक है भाई, अजमेर में बारिश हो रही है, अरे भैया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको बात समझनी है। बस खत्म, कहानी हो गया, सेल चैप्टर कंप्लीट। इतनी चीजें आपको सेल वाले टॉपिक में पढ़नी थी। ठीक है, चलो तो अब हमारे पास 20 मिनट हैं, तो 20 मिनट में हम करते हैं क्या? अब हम करेंगे प्यारे बच्चों बॉटनी की शुरुआत। तो आ जाओ, अब हम बात कर रहे हैं प्लांट के बारे में और पौधों के बारे में। तो भाई अब हम पढ़ने वाले हैं बॉटनी। अब हम पढ़ेंगे पादपों के बारे में। ठीक है, पादप, बॉटनी को पढ़ेंगे, पादप को पढ़ेंगे। कभी भी पूछेगा बॉटनी क्या होता है, कोई भी पूछे कि वनस्पति विज्ञान क्या होता है, वनस्पति विज्ञान क्या होता है, तो आप कहोगे पादपों के अध्ययन को ही कहते हैं बॉटनी। तो वनस्पति विज्ञान है पादपों का अध्ययन। ठीक है, पादपों का अध्ययन। तो वनस्पति विज्ञान किसको कहते हैं? पादपों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ प्लांट। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट ही होता है बॉटनी। तो बॉटनी क्या है? बॉटनी है स्टडी ऑफ प्लांट, यानी पेड़ पौधों का जो अध्ययन होता है उसे ही कहते हैं हम बॉटनी। अब बॉटनी में मैंने आपको बता दिया था कि बॉटनी के पिताजी हैं थियोफ्रिस्टस। कभी भी आपको पूछे, आपको पहले भी लिखवाया है कि बॉटनी के पिता कौन है भाई, वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है, तो आप बताएंगे थियोफ्रस्टस है। कौन है? थियोफ्रस्टस। ठीक है, थियोफ्रस्टस हैं बॉटनी के पिताजी। जी, जूलॉजी के कौन थे? आप कहेंगे बॉटनी के थे, बॉटनी के हैं थियोफ्रस्टस और जूलॉजी के थे अरस्तु। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन थे? अरस्तु। ठीक है, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अमन जी, आपको आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएं, एक अच्छा इंसान बने, जरूरतमंदों की आप सहायता करें, भगवान आपको इतना काबिल बनाए और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। फिर तुम कहोगे कि मैम बढ़िया सी छोकरी का आशीर्वाद तो दिया नहीं, तो भाई तुम्हें बढ़िया सी नौकरी और बढ़िया सी छोकरी दोनों मिले। ठीक है, चलो भाई अब आ जाओ। तो बॉटनी में हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्लांट क्लासिफिकेशन को, प्लांट क्लासिफिकेशन। ठीक है, पादप वर्गीकरण को पढ़ने वाले हैं, पादप वर्गीकरण, प्लांट क्लासिफिकेशन, पादप वर्गीकरण। ठीक है, पादप वर्गीकरण को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पादपों को कितने भागों में बांटा है हम ये पढ़ने वाले हैं। तो आइए भाई बात करते हैं पादपों को कितने भागों में बांटा है। इस संसार में जितने भी पादप है ना, इनको हमने बांटा है 2 भागों में। इस संसार में जितने भी पादप हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं भाई? आप बताएंगे। पहले हैं क्रिप्टोगैमस या अपुष्पी पौधे, पहले हैं भाई अपुष्पी पौधे या अपुष्पी पादप। ठीक है, पहले हैं अपुष्पी पादप जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोगैमस इंग्लिश में। ठीक है, तो अपुष्पी पादप हैं पहले पादप। दूसरे कौन से हैं भाई? तो दूसरे हैं पुष्पी पादप, दूसरे हैं पुष्पी पादप प्यारे बच्चे, पुष्पी पादप, यानी कि इनको कहते हैं फिनेरोगैमस, फिनेरोगैमस इनको कहा जाता है फिनेरोगैमस। ठीक है, तो इस संसार में जितने भी पादप हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। क्या है भाई? कौन कौन से हैं? एक है फिनेरोगैमस और एक है क्रिप्टोगैमस। ठीक है, तो
2 क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत, बिल्कुल। नंबर मेहनत तो प्यारे बच्चे एक एक क्वेश्चन की है, पॉइंटों से बच्चे बैरिट में रह जाते हैं, उनके जी से पूछो। ठीक, आओ आगे बात करते हैं अब हम। अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपका सिलेबस इस वीक में खत्म कर दूंगी मैं। इस वीक में सिलेबस इसलिए खत्म नहीं हो पा रहा प्यारे बच्चे, थोड़ा सा पानी पी लो, रुक जाओ। आज मेरे माइक की बोल कहाँ चली गई, ब्लैक ब्लैक बोल थी। अरे ये तो चमत्कार हो गया। मुझे तो कहीं वो नजर भी नहीं आ रही है। चलो आओ। तो अब हम लोग मैंने आपको कहा था इस वीक में सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो सिलेबस इस वीक में इसलिए खत्म नहीं हो पा रहा क्योंकि कल आप लोगों की क्लास जो है बेटा वो नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? तो मैंने शायद आपको रीज़न नहीं बताया, रीज़न सुन लीजिएगा कि इसलिए कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि जो मेरी दादी सास हैं, मतलब मेरी दादी सास, समझ रहे हो, वो एक्सपायर हो गई थी लगभग 3-4 दिन पहले। तो क्योंकि आपकी क्लासेस होती हैं इसीलिए मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई हूँ। तो कल उनकी 13वीं है, जो 13वीं होती है आप जानते हो। तो कल मेरा पहुँचना वहाँ बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए कल मैं वहाँ रहूँगी, तो आपकी क्लास नहीं ले पाऊँगी। तो प्यारे बच्चों, कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है जहाँ जाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे रिश्तों की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं जिनको हमें निभाना होता है। तो क्योंकि वो मेरी दादी सास थी, तो उनकी 13वीं में एक बहू के रूप में मुझे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो कल मैं वहाँ रहूँगी बेटा। और सैटरडे में क्लास क्यों नहीं हो पाएगी मैडम? तो सैटरडे में इसलिए नहीं क्योंकि संडे में मेरी मैराथन है। सीजीएल सीपीओ के लिए, सीपीओ और सीजीएल का एग्ज़ाम है, उसके लिए मेरी मैराथन है। तो सैटरडे में वो मैराथन मुझे प्रिपेयर करनी होती है बेटा। तो आप लोगों की इसीलिए इस हफ्ते में 2 दिन लास्ट में मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी। अगर 2 दिन क्लास अटेंड करती तो आपकी जो बोटनी वाला सेक्शन है ये मैं ख़त्म करवा देती, तो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस फिर ख़त्म ही हो जाता। तो इसीलिए मंडे ट्यूसडे वेनसडे और थर्सडे, मैं अगले हफ्ते, ये जो अब नेक्स्ट वीक आएगा, इसमें थर्सडे तक आपका सिलेबस आपको खत्म कर दूंगी और केमिस्ट्री शुरू कर दूंगी बेटा, बायोलॉजी का। ठीक है, समझ में आई ना बात? तो ये दिक्कत थोड़ी सी है, तो मैंने जरूरी समझा कि आप लोगों को ये मुझे बता देना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इन 2 दिन अपनी अच्छे से क्या करोगे, पढ़ाई करोगे बेटा। टाइम वेस्ट नहीं करोगे, जितना अभी तक करा दिया उसको सारे को रिवाइज कर लोगे बैठकर। तो आपको वो पूरा रिवीजन में काम आ जाएगा, टाइम तो वो वेस्ट नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि पूरा दिन आपकी क्लासेस होती हैं तो आप रिवाइज नहीं कर पाते चीज़ों को। तो इस बीच 2 दिन आप लोग चीज़ों को रिवाइज कर लेना बैठकर। ठीक है, चलो। तो आओ इसको समझते हैं अब हम लोग। पुष्पी पौधों की अगर बात करते हैं और अपुष्पी पौधों की अगर बात करते हैं, तो प्यारे बच्चे ये कैसे पौधे होते हैं? ये ऐसे पौधे हैं जिन पर फल, फूल, ठीक है, फल, फूल, बीज कुछ नहीं पाया जाता। ठीक है, नहीं पाए जाते। तो ऐसे पौधे हैं बेटा, इनके ऊपर ना तो फल लगते हैं, ना फूल लगते हैं, ना इनमें बीज बनते हैं, कुछ नहीं पाया जाता इनके अंदर। तो लिखेंगे फ्रूट्स, फ्रूट्स, फ्लावर, सीड्स आर नॉट प्रेजेंट। इनके पास कुछ नहीं होता। पेपर में पूछेगा कि वो कौन से पौधे हैं जिन पर फल, फूल, बीज, संरचनाएं नहीं होती, तो आप कहेंगे वो होते हैं क्रिप्टोगैमस, यानी अपुष्पी पौधे। तो ये अपुष्पी पौधे जो होते हैं, इनको आप अविकसित पौधे कह सकते हो। ये अविकसित पौधे हैं, पूर्ण रूप से इनका विकास नहीं हुआ है, इसीलिए इनके अंदर कुछ नहीं बनता है बेटा। ये अनडिवेलप्ड प्लांट है, अनडिवेलप्ड प्लांट हैं। इनमें क्या नहीं बना प्यारे बच्चे? फल, फूल, बीज कुछ भी नहीं देखने को मिलता तुम लोगों को। ठीक है, समझ में आई बात? अगर हम इनकी बात करते हैं पुष्पी पौधों की, तो देखो नाम से पता चल रहा है, पुष्पी पौधे, मतलब इन पर फल भी बनेगा, पुष्प भी बनेगा और बीज भी बनेगा। इनके बारे में बात करें तो भाई फल, फल भी बनेगा, फूल भी बनेगा और बीज पाए जाते हैं। तो ये ऐसे पौधे हैं जिन पर सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो फल, फूल, बीज पाए जाते हैं। तो लिख सकते हो, मैं सीधा सीधा लिख रही हूँ, फ्लावर, पहले तो फ्रूट है, फ्रूट्स, फ्लावर,
एंड सीड आर प्रेजेंट। इनके पास आपको मिलते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। और ये विकसित पौधों की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये विकसित है बेटा, क्योंकि इन पे तो सारी चीजें आपको मिल रही हैं। इनको कहते हैं, इनको हम विकसित पादप कहते हैं। इनको हम कैसे पौधे कहते हैं? ये विकसित पादप हैं, यानी डेवलप्ड प्लांट है। ये डेवलप्ड प्लांट है बेटा, ये हैं डेवलप्ड प्लांट। ये विकसित हैं, पूर्ण रूप से विकसित हैं, ठीक है बेटा, समझ में आई? किन्नर में कितने जोड़े होते हैं? किन्नर में प्यारे बच्चे गुणसूत्रों के जोड़े, या तो उसमें जोड़े नहीं बनते, उनके अंदर या तो गुणसूत्रों के जोड़े ज्यादा हो जाएंगे 23 से, या कम हो जाएंगे 23 से। तो उनके अंदर गुणसूत्रों के जोड़े कम या ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। कभी भी 23 नहीं रहते, कम या ज्यादा हो जाते हैं। चलो समझ में आ गई बात। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि मैम अपुष्पी पौधों को कितने भागों में बांटा है और पुष्पी पौधों को कितने भागों में बांटा है। तो बस बांटा कितने भागों में है ये और अच्छे से समझेंगे। तो अगर हम लोग बात कर कर चलेंगे पुष्पी पौधों की, अगर हम पहले बात करते हैं अपुष्पी पौधों की। तो अपुष्पी पौधे जो हैं, अपुष्पी पौधे, इनको कितने भागों में बांटा है? यानी कि क्रिप्टोगैमस जो है, क्रिप्टोगैमस, तो क्रिप्टोगैमस को बांटा गया है 3 भागों में, ठीक है। कितने भागों में बटे हुए हैं क्रिप्टोगैमस? 3 भागों। कौन कौन से हैं तो आप बताएंगे? पहले नंबर पर है थैलोफाइटा, पहले नंबर पर है भाई थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा। क्या लिखेंगे? थैलोफाइटा। और दूसरे नंबर पर है ब्रायोफाइटा, दूसरे नंबर पर है ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा, दूसरे नंबर पर है ब्रायोफाइटा, क्लियर। और तीसरे नंबर पर है टेरिडोफाइटा, तीसरे नंबर पर है टेरिडोफाइटा। तो भैया ब्रायोफाइटा, फाइटा का मतलब होता है पेड़, वृक्ष, पादप, तो सभी के नाम के पीछे फाइटा फाइटा आ रहा है। तो हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये 3 होते हैं बेटा, टेरिडोफाइटा। तो ये 3 प्रकार किस प्रकार के पौधों के हैं? तो आप कहेंगे ये अपुष्पी पौधों में आते हैं, ये अपुष्पी पौधों के भाग हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पुष्पी पौधों की, अगर हम लोग बात करेंगे पुष्पी पौधों की, तो भाई जो पुष्पी पौधे होते हैं इनको बांटा गया है, फिनेरोगैमस जो होते हैं, फिनेरोगैमस, ये बांटे गए हैं 2 भागों में। फिनेरोगैमस को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भागों में बटे हुए हैं मैम फिनेरोगैमस? तो आप बताकर चलना। एक है जिम्नोस्पर्म बेटा, एक है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एक है जिम्नोस्पर्म, हिंदी में बोलते हैं अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी, हिंदी में बोलते हैं अनावर्त बीजी, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, अनावर्त बीजी। और दूसरे हैं एंजियोस्पर्म, दूसरे हैं एंजियोस्पर्म, दूसरे हैं प्यारे बच्चे एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म। इनको बोलते हैं हम आवृत बीजी, आवृत बीजी, इनको कहा जाता है आवृत बीजी हिंदी में, ठीक है। तो ये हैं आपके 2 प्रकार ये पुष्पी पौधों के। लेकिन ये जो एंजियोस्पर्म है ना, इनको भी फिर से 2 भागों में बांटा गया है, इनको भी फिर से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं तो आप लोग बताकर चलोगे? एक है प्यारे बच्चे मोनोकोट और एक है डाइकोट, यानी एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, ठीक है, यानी मोनोकोट, मोनोकोट। और दूसरे हैं द्विबीजपत्री, दूसरे हैं द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री, यानी कि डाइकोट। तो ये है पूरा प्लांट क्लासिफिकेशन का चार्ट, ये है पूरा पादप वर्गीकरण का चार्ट। इतना कुछ हम लोगों को पढ़ना है पादप वर्गीकरण के अंदर। समझ में आई आपको बातें? वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस तो आनी चाहिए बेटा। विशाल अब तो ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया है प्यारे बच्चे, ठीक है।
चलो इधर सुनो अब इधर सुनो मेरी बात। अब एक बार हम रिवाइज करते हैं सारी चीजों को जो हमने अभी तक आज की क्लास में पढ़ा है। हमने आज की क्लास में शुरू करे थे लवक यानी प्लास्टिड। प्लास्टिड की खोज करी थी हैकल नाम के साइंटिस्ट ने। जो लवक होते हैं ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं और पादपों में ये क्या काम करते हैं? पादपों में ये रंग प्रदान करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। ये कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहले है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, दूसरे हैं वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट और तीसरे हैं अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। अगर हम लोग बात करते हैं कि मैम जो हरित लवक है इसके बारे में बताइए, तो हरित लवक की जब हम लोग बात करते हैं तो ये पौधों को हरा रंग देते हैं। नाम से पता चल रहा है हरित लवक, तो मतलब हरा रंग देते हैं, ग्रीन कलर देते हैं। इनकी खोज किसने करी थी? शिम्पर नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, ये पौधों ये कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं बेटा। ये आपको लीव्स में मिलते हैं, लीव्स पत्तियों में देखने को मिलते हैं, पौधों के अंदर लीव्स में। अब इनके अंदर एक वर्णक पाया जाता है, एक पिगमेंट इनके अंदर देखने को मिलता है। उस वर्णक का नाम है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जो है प्यारे बच्चे, ये वाई कर लेना, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है इसके अंदर भी एक धातु मिलती है जिसको कहते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, ये क्लोरोफिल जो है इसको पौधों का प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट जो है ये दोहरी झिल्ली संरचना है, इसके पास भी डीएनए होता है। आगे बात करी कि मैम प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही जो 2 मेन बात हैं वो आपको पढ़नी है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होगी? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम में। और अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होगी? तो स्ट्रोमा में। ये भी एक पॉइंट था जो आपको पढ़ना है। आगे हमने बात करी कि मैडम जी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कभी पूछ ले तो ये होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ठीक है, चलो आगे बात करें तो बात करी क्रोमोप्लास्ट की, जो पौधों को हरे रंग को छोड़कर बाकी सारे रंग दे रहे हैं। ये फल और फूल में मिलते हैं, जैसे सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन, टमाटर का लाइकोपीन और गाजर का केराटिन के कारण होता है। आगे बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट, तो ये पौधों को सफेद रंग प्रदान करेंगे और ये जड़ और बीज में होते हैं और भोजन का संचय भी करते हैं, है ना। आगे बात करी क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम की खोज वाल्डर ने करी थी। ये लिंग का निर्धारण करते हैं। हमारे अंदर टोटल 46 गुणसूत्र हैं। जोड़ों की बात करें तो 23 होते हैं। अब 23 जोड़ों को 2 भागों में बांट दिया, ऑटोसोम ओलोसोम। ऑटोसोम 1 से 22 तक के जोड़े हैं जो दोनों में समान होंगे, लड़का और लड़की दोनों में समान। और जो ओलोसोम है ये केवल 23वां जोड़ा है, जो लड़कों में XY होगा और लड़कियों में XX होगा। फिर हमने बात करी वैक्यूल की, तो कोशिका के अंदर खाली जगह होती है, इसी को कहते हैं वैक्यूल। इस खाली जगह में एक लिक्विड भरा रहता है जिसे कहते हैं सेल सैप, कोशारस, और ये कोशिका का स्फीति दाब बनाता है। फिर बात करी बोटनी की। बोटनी क्या है? पादपों का अध्ययन होता है और बोटनी के पिताजी है थियोफ्रस्टस। फिर हमने बात करी कि पादपों को कितने भागों में बांटा है, पादप वर्गीकरण। तो पादपों को 2 भागों में बांटा है, क्रिप्टोगैमस, फिनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस ऐसे पौधे हैं जिनमें फल फूल बीज कुछ नहीं होता, यानी कि ये अविकसित पौधे हैं। और यहाँ पर फल फूल बीज सब मिलेगा, ये विकसित पौधे हैं। जो अपुष्पी पौधे हैं इनके 3 भाग हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और ये पुष्पी पौधों के 2 भाग हैं, अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी। आवर्त बीजी को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो ये है आप लोगों का रिवीजन। तो अब हम मिलेंगे मंडे में प्यारे बच्चे। तो सभी प्यारे बच्चे बड़े ध्यान से चीजों को पढ़ लेंगे और बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर लोगे। ठीक है, क्लियर? चले अभी तो रहते हैं बेटा, अभी मैंने बोला ना मंडे में भी चलेगी, तो चल कराऊंगी अभी बाकी के टॉपिक। ठीक है, चलो धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।